संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया। इजराइल जूदिया और सामरिया नहीं छोड़ रहा है। आइए क्लिप देखते हैं। और अगर ये परिषद क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता लाने को लेकर गंभीर है तो उसे एक साधारण सच्चाई समझनी होगी। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब एक के बाद एक वक्ता सेटलरों की हिंसा का जिक्र करता है, ये इजराइल की भूमि में हजारों वर्षों की निरंतर यहूदी इतिहास का अपमान है। यहूदी कभी भी जूदिया और सामरिया में सेटलर नहीं थे और ना ही कभी होंगे। जेएनएस टीवी पर जूदिया ओकेजन में आपका फिर से स्वागत है। मैं जॉश हास्टन हूं और जैसा कि आपने देखा, परिषद में बोलते हुए चर्चा इजरायली अरब संघर्ष और क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित थी। डैनन ने यह विचार खारिज कर दिया कि जूडिया और सामरिया में यहूदी समुदायों को हटाया जाना चाहिए और उन्होंने यहूदी लोगों के हजारों साल पुराने भूमि से संबंध का हवाला दिया। उनकी टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस सप्ताह फिर से तथाकथित इजरायली अरब संघर्ष पर चर्चा के लिए बैठक की, जिसमें एक बार फिर इजराइल बहस के केंद्र में रहा। डैनन ने इस मौके का इस्तेमाल एक सीधा संदेश देने के लिए किया। इजराइल कहीं नहीं जा रहा है। डैनन ने जूडिया और सामरिया में यहूदी समुदायों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहूदी लोगों का इस क्षेत्र से ऐतिहासिक संबंध निर्विवाद है और ये समुदाय आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी उठाता है। जब मध्य पूर्व और दुनिया भर में युद्ध और मानवीय संकट जारी हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यहूदी राज्य पर इतना ध्यान क्यों देती है? बात बस इतनी है, अगर यहूदी नहीं होंगे तो खबर भी नहीं होगी। जब इजराइल और यहूदी शामिल होते हैं तो संयुक्त राष्ट्र बार बार आपातकालीन सुरक्षा परिषद की बैठकें बुलाता है। अगर वे क्रिसमस की सुबह 5 बजे इजराइल के बारे में बैठक करने का फैसला करें तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन जब अफ्रीका में असली नरसंहार हो रहे हैं और दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बस सन्नाटा रहता है। उन संयुक्त राष्ट्र देशों पर शर्म आती है जो इस संघर्ष को और बढ़ाते हैं और इजराइल राज्य और यहूदी लोगों के खिलाफ झूठ फैलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ही बात जारी रखते हुए, क्या हो अगर दुनिया भर में इजरायलियों पर बसने वालों की हिंसा का आरोप लगाने के लिए जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है वे उन घटनाओं पर आधारित हों जिन्हें इजरायली सुरक्षा बल असल में अरब हमले बताते हैं। एक नई विशेष रिपोर्ट ने क्षेत्र में हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की जांच की और पाया कि उन घटनाओं को वर्गीकृत करने के तरीके को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। जेएनएस ने इस हफ्ते उन निष्कर्षों पर रिपोर्ट किया। संयुक्त राष्ट्र के पास एक डेटाबेस है जिसका सरकारें, राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहूदा और सामरिया में, जिसे वो बसने वालों से संबंधित हिंसा कहता है, पर चर्चा करते समय व्यापक रूप से हवाला देते हैं। लेकिन प्रेस सर्विस ऑफ इजराइल या टीपीएस की एक नई जांच जिसे जेएनएस ने प्रकाशित किया है, इस बात पर सवाल उठा रही है कि वास्तव में क्या गिना जा रहा है। और एक मामला विशेष रूप से इस विवाद को उजागर करता है। 27 जनवरी को दक्षिणी हेब्रोन हिल्स के मसाफर यट्टा इलाके में हिंसा भड़क उठी। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय या ओसीएचए ने इस घटना को इजरायली बसने वालों द्वारा बड़े पैमाने पर हमला के रूप में दर्ज किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 100 इजरायली लोगों ने फिलिस्तीनी समुदायों पर धावा बोला, निवासियों पर हमला किया, सैकड़ों भेड़ें चुरा ली, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और लोगों को घायल किया। लेकिन टीपीएस द्वारा देखी गई इजरायली सैन्य संचार और अन्य सामग्री एक बिल्कुल अलग घटनाक्रम का वर्णन करती है। उस विवरण के अनुसार अरबों ने पहले एक यहूदी चरवाहे पर पत्थरों से हमला किया, उसे घायल किया और उसकी भेड़ बकरियों का झुंड चुरा लिया। बाद में इजरायली बलों ने इलाके की तलाशी ली और कुछ भेड़ें बरामद कीं। तो ये घटना संयुक्त राष्ट्र के बसने वालों से संबंधित हिंसा के डेटाबेस में कैसे पहुंच गई? यही वह मुख्य सवाल है जो जांच में उठाया गया है। ओशा की बसने वालों से संबंधित हिंसा की परिभाषा उस शब्द से कहीं अधिक व्यापक है जितना आप सोच सकते हैं। इसमें हिंसा, डराना धमकाना शामिल हो सकता है, या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जो इजरायलियों द्वारा किया गया हो, या जूदेया और सामरिया में इजरायली नागरिकों से जुड़े घटनाक्रम शामिल हो सकते हैं। और ओशा की अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार हर विवरण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जाती है इससे पहले कि किसी घटना को डेटाबेस में डाला जाए। इसका मतलब है कि एक अरब द्वारा किसी इजरायली पर हमला या एक इजरायली द्वारा किसी अरब पर हमला या ऐसी घटना जिसमें जिम्मेदारी विवादित बनी रहती है, वो भी संभवतः उसी व्यापक श्रेणी में आ सकती है। और ये आंकड़े और भी सवाल खड़े करते हैं। ओशा ने 2025 में लगभग
1800 सेटलर हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट की थी। इजराइल पुलिस ने इसी तरह की हिंसा के 967 मामलों की जांच की और इनमें से केवल 61 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए। इजरायली शोधकर्ता रिजर्व में कर्नल गाबी सुबोनी का कहना है कि ये अंतर इस बात पर गंभीर सवाल उठाता है कि इन घटनाओं की गिनती कैसे की जा रही है। जांच में संयुक्त राष्ट्र के डाटाबेस में दर्ज हजारों मामलों की भी जांच की गई। मेयर ड्यूच, रेगावी मूवमेंट के डायरेक्टर जनरल, ने टीपीएस को बताया कि उनके संगठन ने ओशा का एक डेटाबेस प्राप्त किया जिसमें लगभग 8,200 मामले थे और उन्होंने हर मामले की अलग-अलग समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं ओशा के अपने विवरण के अनुसार फिलिस्तीनियों द्वारा शुरू की गई थीं या वे उस प्रकार की नहीं थीं जिसे अधिकांश लोग तथाकथित सेटलर हमला समझते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। जांचकर्ता मानते हैं कि इजरायलियों ने हिंसा की है और उन अपराधों की जांच और अभियोजन होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि ऐसी हिंसा मौजूद है या नहीं। मुद्दा ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन सही तरीके से ये पहचान रहे हैं कि हमले को किसने अंजाम दिया और क्या विवादित घटनाओं को ऐसी श्रेणी में डाला जा रहा है जिसका इस्तेमाल इजरायली नागरिकों को हमलावर के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में कई उदाहरण दिए गए हैं। मार्च में 18 वर्षीय इजरायली यहूदा शेरमैन की एक घटना में मौत हो गई जिसमें एक अरब ड्राइवर शामिल था। ओशा ने शुरू में इस घटना को एक टक्कर के रूप में वर्णित किया, लेकिन बाद में शिन बेट के बयान के अनुसार फिलिस्तीनी ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर शेरमैन के वाहन का पीछा किया और उसमें तेजी से टक्कर मारी, जिससे ये एक आतंकवादी हमला बन गया। इजरायली सुरक्षा एजेंसी के अनुसार एक और मामले में जो कलंदिया के पास है, जो यरूशलेम के ठीक बाहर है, ओशाहा ने बताया कि इजरायली बलों ने एक अरब व्यक्ति को गोली मारकर उसे मार डाला। लेकिन सीमा पुलिस ने कहा कि उस व्यक्ति ने एक वाहन से बाहर निकलकर इजरायली बल पर M16 राइफल से गोली चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। और एक तीसरे मामले में ओशा ने बताया कि इजरायली बलों और बसने वालों ने सामरिया में मवेशियों को लेकर हुई झड़प के दौरान एक फिलिस्तीनी किशोर की हत्या कर दी। लेकिन टीपीएस द्वारा देखे गए वीडियो में एक अलग क्रम दिखाया गया। आरोप है कि अरबों ने एक इजरायली समुदाय से भेड़ें चुरा ली थीं और जब इजरायली लोग उन जानवरों की तलाश में गए तो झड़प हो गई। एक आईडीएफ सूत्र ने बताया कि सैनिकों पर पत्थर फेंके जाने के बाद एक किशोर को गोली मार दी गई। बड़ी चिंता यह है कि इन आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद उनके साथ क्या होता है। ओशा के आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायली नीति, प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव पर चर्चाओं में हवाला दिया जाता है। असल में यूरोपीय संघ ने इसी मई में इजरायली व्यक्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जिसे उसने चरमपंथी बसने वालों की हिंसा बताया। उनमें से एक था रेगाविम और उसके निदेशक मेयर डॉयच खुद। और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के आलोचक तर्क देते हैं कि विवादित या गलत तरीके से वर्गीकृत घटनाओं के परिणाम एक स्प्रेडशीट से कहीं आगे तक जा सकते हैं। ये इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि दुनिया भर में इजराइल को कैसे दिखाया जाता है। टीपीएस और ओएसएचए ने इस बारे में विस्तार से सवाल किए कि वो घटनाओं की पुष्टि कैसे करते हैं। क्या यह यहूदी लोगों द्वारा पुष्टि किए गए हमलों को विवादित मामलों से अलग करता है? क्या अरबों द्वारा शुरू की गई घटनाएं डेटाबेस में आ सकती हैं? और क्या प्रविष्टियों को तब सुधारा जाता है जब बाद की सुरक्षा जांचें मूल विवरण का खंडन करती हैं? ओएसएचए ने कोई जवाब नहीं दिया। यूरोपीय संघ ने भी सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि क्या संयुक्त राष्ट्र के डेटा या अन्य मैदानी रिपोर्टिंग ने उसके प्रतिबंधों के फैसलों में योगदान दिया। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथाकथित बसने वालों की हिंसा के बारे में आंकड़े प्रकाशित करते हैं, तो क्या वे वास्तव में बस्तियों की हिंसा को माप रहे हैं? या क्या वे कभी-कभी इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच होने वाले संघर्ष को माप रहे हैं, बिना ये सही-सही निर्धारित किए कि इसकी शुरुआत किसने की? क्योंकि एक बार जब ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं, तो वे केवल आंकड़े नहीं रह जाते। वे सुर्खियां बना सकते हैं, वे नीतियों को आकार दे सकते हैं और वे दुनिया की समझ को भी आकार दे सकते हैं कि यहाँ यहूदिया और सामरिया में वास्तव में क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते उत्तरी सामरिया के गनई नीम में यहूदी परिवारों की वापसी के समारोह पर कथित तौर पर हमला करने की योजना बना रही एक आतंकी सेल को नाकाम कर दिया गया। इजरायली सुरक्षा बलों ने जेनिन में 3 वांछित आतंकी संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन पर आसन्न हमला करने की योजना बनाने का संदेह था। इजरायल पुलिस, आईडीएफ और शिन बेट के संयुक्त बयान के अनुसार यमाम, इजरायल की राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक इकाई ने शिन बेट से मिली सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की।
उन्होंने उस इमारत पर छापा मारा जहां संदिग्ध छिपे हुए थे और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्धों को आगे पूछताछ के लिए शिन बेट के पास भेज दिया गया। इजरायली अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से लक्ष्य का खुलासा नहीं किया, लेकिन चैनल 14 के सैन्य संवाददाता हिलेल बिटोन रोसेन के अनुसार यह समूह गनई नीम समुदाय की पुनः के समारोह पर हमला करने की योजना बना रहा था। सावरिया क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख योसी डगन ने कहा कि इस हमले की कोशिश से पता चलता है कि आतंकवादी समझते हैं कि इजरायल की उत्तरी सामरिया में वापसी का रणनीतिक महत्व क्या है। हम डरेंगे नहीं और हम रुकेंगे नहीं, डिगन ने कहा। उन्होंने आगे कहा, निष्कासन के 21 साल बाद हम गनई नीम लौटे हैं और हम उत्तरी सामरिया में और भी अधिक बस्तियां स्थापित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद ये तय नहीं करेगा कि इजरायल की भूमि में यहूदी कहाँ रहेंगे। अब ये एक बड़ी जनहानि की घटना हो सकती थी, लेकिन पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की बदौलत एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम कर दिया गया। कुछ घंटे पहले ही इस खुलासे से पहले मैंने देखा कि हमास पहले से ही गनीम समुदाय की स्थापना को लेकर इजराइल को धमकी दे रहा था, और अब ये घोषणा। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भगवान सुरक्षा एजेंसियों को आशीर्वाद दें, जिन्होंने इस बुराई को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। मैं बाद में गनीम में वापसी के बारे में बात करने वाला था, लेकिन अभी जो चमत्कार हमें मिला है और जो हमला नाकाम किया गया है, उसके बाद अभी इस पर चर्चा करना ही उचित है। गुरुवार 13 अगस्त को यहूदी परिवार गनीम लौटे और समुदाय को फिर से जीवित किया। ये वापसी उत्तरी सामरिया में यहूदी समुदायों के पुनर्निर्माण के प्रयास में एक और कदम है। और परिवार अकेले नहीं लौटे, बने डेविड अली येशिवा की एक शाखा भी स्थापित की जा रही है, जो पुनर्जीवित समुदाय का हिस्सा बन रही है और इस क्षेत्र में यहूदी उपस्थिति को मजबूत कर रही है। गनई नीम में वापसी उत्तरी सामरिया में एक और नए समुदाय एमेक डाटन की स्थापना के कुछ ही दिनों बाद हुई, जहां 22 अग्रणी परिवार आकर बसे। सामरिया क्षेत्रीय परिषद के अनुसार एमेक डाटन 5वां समुदाय है जिसे उसने 1 साल से भी कम समय में स्थापित किया है। यह पूरा प्रयास लगभग 1 साल पहले रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ और वित्त मंत्री बेत्सलेल स्मोट्रिच के तहत लिए गए कैबिनेट के फैसले के बाद किया गया है। सामरिया क्षेत्रीय परिषद का कहना है कि उसकी व्यापक संपर्क योजना उत्तरी सामरिया में 19 नए समुदायों की स्थापना का आह्वान करती है। सामरिया क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख योसी डगन ने गानेई नीम में वापसी को ऐतिहासिक सुधार का क्षण बताया। उन्होंने कहा, उखाड़ने के बजाय हम निर्माण कर रहे हैं, पीछे हटने के बजाय हम बस्तियां बसा रहे हैं। डगन ने कहा कि लक्ष्य केवल उन 4 समुदायों का पुनर्निर्माण करना नहीं है जिन्हें नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उत्तरी सामरिया में यहूदी आबादी लगातार बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि घनीम का पुनर्निर्माण हो रहा है और समग्र रूप से उत्तरी सामरिया फिर से जीवित हो रहा है। इजराइल के लोग अपने घर लौट रहे हैं। जिन परिवारों ने यह कदम उठाया है, उनके लिए ये वापसी बहुत ही व्यक्तिगत है। अलोन कुद्स्की, गनीम संस्थापक समूह के अध्यक्ष ने कहा कि परिवार अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकल रहे हैं और जिसे उन्होंने एक महत्वपूर्ण मिशन कहा, उसे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे क्षेत्र में लौटना जिसे छोड़ दिया गया था, बहुत भावुक और आनंददायक है। 21 साल पहले के खंडहरों को देखना, ये जानना कि ये जगहें हमारा इंतजार कर रही थीं और अब हम वापस लौट रहे हैं। एक बार फिर 21 साल पहले गनीम को उखाड़ दिया गया था। यहूदी परिवार अब वापस लौट आए हैं। आगे बढ़ते हुए पैलेस्टीनियन मीडिया वॉच की एक नई रिपोर्ट फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर यह आरोप लगा रही है कि वो यहूदी विरोध का एक घिनौना रूप को बढ़ावा दे रहा है। इस बार यहूदियों को ही यूरोप में उनके ऊपर हुए अत्याचारों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। रिपोर्ट का केंद्र बिंदु 8 अगस्त को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के आधिकारिक अखबार अल हयात अल जदीदा में छपे एक कॉलम पर है। कॉलम लिखने वाले हसन खामिद ने लिखा कि पश्चिमी दुनिया ने यूरोपीय देशों में यहूदियों के कथित शर्मनाक व्यवहार के कारण बहुत कष्ट झेला है और दावा किया कि पश्चिम ने ज़ायोनिज्म का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह यहूदियों से छुटकारा पाना चाहता था और पश्चिमी समाज को उनसे शुद्ध करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, यहूदियों के खिलाफ घृणा और उनके उत्पीड़न की निंदा करने के बजाय इस लेख में खुद यहूदियों को ही दोषी ठहराया गया है और यूरोपीय समाज से उनकी निकासी को एक तरह की सफाई के रूप में बताया गया है। लेकिन यहूदी विरोधी बयानबाजी यही नहीं रुकी। लेख में इजरायलियों को स्वभाव से ही नस्लवादी, धोखेबाज और खूनी बताया गया और दावा किया गया कि यहूदी लेखन झूठ से भरे हुए हैं, खून की प्यास और गहरा नफरत। इसके बाद उसने एक और पारंपरिक यहूदी विरोधी आरोप दोहराया कि यहूदी धर्म खुद गैर यहूदियों के सफाए की शिक्षा देता है। फिलिस्तीनी मीडिया वॉच चेतावनी देता है कि इस तरह की भाषा केवल ऐतिहासिक पुनर्लेखन या राजनीतिक आलोचना नहीं है। ये यहूदियों और इजरायलियों को जन्मजात बुरे के रूप में पेश करता है और संगठन का तर्क है कि ये उनके खिलाफ हिंसा और आतंकवाद के लिए वैचारिक औचित्य पैदा करता है और यही बात इसे खास तौर पर महत्वपूर्ण बनाती है।
ये हमास का प्रचार नहीं है, ये फिलिस्तीनी प्राधिकरण के आधिकारिक समाचार पत्र में छपा था। तो जहां एक ओर पश्चिमी सरकारें फिलिस्तीनी प्राधिकरण को शांति के लिए संभावित साझेदार के रूप में बढ़ावा देती रहती हैं, वहीं ऐसी रिपोर्टें एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती हैं। जब पीए नेतृत्व यहूदी विरोधी कथाओं को बढ़ावा देना जारी रखता है, जो यहूदियों को एक ऐसी बुराई के रूप में दिखाती हैं जिसे हटाना जरूरी है, तो क्या होता है? और फिलिस्तीनी मीडिया वॉच का कहना है कि यही वो सवाल है जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सामना करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी सामरिया में एक नया प्रयास शुरू किया गया है ताकि इजरायली ड्राइवर गलती से पीए नियंत्रित क्षेत्रों में प्रवेश न कर जाएं। और ये उस घटना के बाद आया है जब एक इजरायली मां और उसके बेटे ने मुश्किल से एक लिंचिंग के प्रयास से बच निकले। जेएन ने इस हफ्ते रिपोर्ट किया कि धार्मिक सायोनिज्म पार्टी ने उत्तरी सामरिया में नए दिशा निर्देश संकेतक लगाए हैं, जो ड्राइवरों को यहूदी समुदायों की ओर मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें मावो दोतान, एमेक एमेक दोतान, खोमेश और सानूर शामिल हैं। ये पहल पिछले हफ्ते की एक घटना के बाद आई है जिसमें एक इजरायली मां और उसका बेटा गलती से जनीन में घुस गए थे। हमने इस पर पिछले हफ्ते के शो में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने वह नहीं देखा हो तो एक फिलिस्तीनी भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, पत्थर और ईंटें फेंकी और कार के दरवाजे खोलने की कोशिश की। दोनों किसी तरह बचकर आईडीएफ चेकपोस्ट तक पहुंच गए। रिलीजियस जायोनिज्म पार्टी के विधायक सिमखा रोथमन ने जेएनएस को बताया कि जो यहूदी यहूदा और सामरिया के एरिया ए में प्रवेश करते हैं, उन्हें मौत का खतरा रहता है। रोथमन ने कहा कि यह स्थिति उस दोहरे मापदंड को उजागर करती है जिसका उन्होंने उल्लेख किया। अरब लोग इजरायली शहरों में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं, जबकि जो यहूदी फिलिस्तीनी नियंत्रित शहरों में प्रवेश करते हैं, उन्हें केवल यहूदी होने के कारण जानलेवा हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही धार्मिक सियोनवाद एमके ओहद तवील ने तर्क दिया कि इजराइल ने जो सबक सीखा है वो ये है कि सुरक्षा में खालीपन को आतंकवाद बहुत जल्दी भर देता है। उन्होंने उत्तरी सामरिया में बढ़ती यहूदी समुदायों और आईडीएफ की बढ़ती उपस्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र को स्थिर करने में मदद मिली है। और ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। रेस्क्यूअर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 2025 में यहूदिया और सामरिया में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायलियों को 5000 से अधिक बार निशाना बनाया, जिसमें हजारों रॉकेट हमले भी शामिल हैं। सैकड़ों पेट्रोल बम हमले और विस्फोटक उपकरण फेंकने की घटनाएं हुईं। पिछले साल यहूदिया और सामरिया में 24 इजरायलियों की हत्या कर दी गई थी। 24 नए संकेतों के पीछे संदेश सीधा है। सामरिया में यह जानना कि आप कहां गाड़ी चला रहे हैं, जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। और अंत में सामरिया के इजरायली समुदाय कदुमिम में एक बड़ा पर्यटन उन्नयन चल रहा है। 8 मिलियन से अधिक शेकल नए मनोरंजन और आतिथ्य परियोजनाओं में निवेश किए जा रहे हैं। इसमें एक नया निंजा पार्क और साहसिक परिसर शामिल है, जो जनता के लिए निशुल्क खुला रहेगा। परिषद स्थानीय सेनेरिम नेचर पार्क को भी उन्नत कर रही है और माउंट गैरिज्म और माउंट एबाल के दृश्य वाले एक नए विरासत प्रोमेनेड की योजना बना रही है। ये वो बाइबल क्षेत्र है जो इजरायलियों के इजराइल की भूमि में प्रवेश से जुड़ा हुआ है। और आगंतुकों के ठहरने के लिए कदुमिम अपने गेस्ट हाउस के बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और विस्तार में लगभग 7 मिलियन शेकल का निवेश कर रहा है। कदुमिम के मेयर उजियल वातिक कहते हैं कि लक्ष्य समुदाय को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है, साथ ही स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और पूरे इजराइल से आगंतुकों को आकर्षित करना है। हमारे बाइबल और ऐतिहासिक हृदय स्थल में यहूदी स्थायित्व के प्रतीक के रूप में और जमीनी हकीकतें देखना हमेशा अच्छा लगता है। और यही कारण है कि मुझे हमेशा इस तरह की कहानियां साझा करना पसंद है। यह दुर्लभ है कि कोई नया खेल का मैदान या निंजा पार्क ब्रेकिंग न्यूज के रूप में उल्लेखित हो, लेकिन यहूदिया और सामरिया में हर एक खेल का मैदान, पेरगोला या इमारत हमारे भविष्य के लिए इजराइल की भूमि में यहूदियों के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ इस हफ्ते का जुडेइकेशन समाप्त होता है। हमारे निर्माता बारबरा कामिनो, इंजीनियर एरन वांगेलैंटर, यहाँ बोर्ड के पीछे जैक सिकरमैन, वाइन लिफ्शिट्स, स्टेशन मैनेजर यूरी स्वेटेट्स्की का धन्यवाद, वीडियो संपादक सेनिया पेलिशेंको और इंटर्न हाया मुंटन। हमें सुपर थैंक्स देना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, जेएनएस टीवी पर सभी शानदार कंटेंट देखें और इजराइल, मध्य पूर्व और पूरे यहूदी जगत की ताज़ा खबरों के लिए jns.org पर जाएं। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जुडेइकेशन में जेएनएस टीवी पर।